हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो हमें अक्सर चुनावों के दौरान कई सारी बातें कई राज्यों के अंतर्गत विशेष संदर्भों में सुनने को मिलती हैं। जो विपक्षी दल हैं वे अक्सर जो राजनीतिक दल सत्ता में मौजूद है उनके कुछ किए गए कार्यों को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये सवाल उन कामों के बारे में जानकारी देते हैं जो वर्तमान या फिर उस समय मौजूद सरकार से छूट गए हैं या फिर उसकी नीतियों के तहत ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हो सके हैं। तो चुनावी दौर इस समय एक बार फिर से शुरू होने वाला है और गुजरात में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ठीक, तो गुजरात के अंतर्गत भी कुछ ऐसी ही हमें खबरें जानने को मिल रही हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो बातें निकल करके आती हैं वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आज का जो डिस्कशन है वह है गुजरात में पेशा अधिनियम और विवाद। तो ये विवाद दरअसल कोई अलग तरह का ना होकर के एक तरह का चुनावी विवाद के रूप में देखने को मिला है, जहां पर विपक्षी पार्टी ने या फिर चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवारी अपनी जाहिर कर रही है पार्टी, उसने कुछ आरोप लगाए हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारा मेन फोकस रहेगा उन आरोपों से जुड़े हुए अध्याय जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आगे बढ़ें। खबर क्या है? द पेशा एक्ट एंड द रीजन बिहाइंड पार्टीज ट्राइंग टू वू ट्राइबल इन गुजरात। तो गुजरात के अंतर्गत जो पेशा अधिनियम है वो किस तरह से लागू है, उसमें क्या उसकी प्रक्रिया है पेशा अधिनियम की, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस समय वो क्यों केवल ट्राइबल पॉपुलेशन को ही रिझाने में लगी हुई है। ठीक, तो चूंकि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसी घटनाएं ऐसी स्थितियां में देखने को मिलती ही हैं, लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, मुद्दों में भी जो कुछ ठोस कारण हो सकते हैं। तो हालिया मामला अभी हम थोड़ा सा और देख लेंगे। बात करेंगे प्रमुख रूप से पेशा अधिनियम के बारे में, इससे जुड़े क्या प्रमुख प्रावधान हैं, गुजरात की क्या स्थिति है इस अधिनियम को लेकर के, विवाद के क्या मुद्दे हैं, इसके अलावा मतदाताओं की क्या स्थिति है वहां पर, खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर एक निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चूंकि मतदाताओं की स्थिति और ये पूरा जो मुद्दा है पेशा अधिनियम से कैसे जुड़ता है और विवाद के मुद्दे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से यह अधिनियम चर्चा में है। यह जो विषय है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शासन व्यवस्था, संविधान और विकासात्मक मुद्दे, इन दोनों ही सेक्शन से हम जोड़ करके देख सकते हैं। तो हालिया घटना दरअसल संबंधित है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि गुजरात चुनाव जब आने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर अपनी किस्मत या फिर अपना भविष्य आजमाने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ना होकर के हम सीधे मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की एक रैली हुई जिसमें उसके जो संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। तो उन्होंने क्या कहा कि आदिवासियों के लिए एक तरह की 6 सूत्री गारंटी, बहुत सारे मुद्दों को उठाते हुए शराब वाला मुद्दा, गुजरात में जो लोगों की मौत हुई थी उसको लेकर के उन्होंने कुछ प्रमुख बातें कही, जिसमें से उन्होंने कहा कि वे कुछ बातें जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को लेकर के कार्य करने वाले हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति प्रमाण पत्र, आवास और सड़क जैसे मुद्दों को उठाना जरूरी भी है। ठीक, इसके अलावा उन्होंने बात कर दी पेशा एक्ट की, यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। उन्होंने कहा कि वे इसका सख्त कार्यान्वयन करवाएंगे, सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अभी तक कई क्षेत्रों में इस कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है और इससे ये कानून जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो पेशा अधिनियम कहता क्या है? यहाँ पेशा का मतलब क्या है? PESA। तो इसका मतलब है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। 1996 का यह अधिनियम है और यह जो अधिनियम है पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करता है। यहाँ पर 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। संविधान के भाग 9 के कौन से उपबंध है, भाग 9 में क्या कहा गया है, ठीक, और एक शब्द कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। तो किन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है? तो संविधान का भाग 9 आप जानते हैं कि पंचायत से संबंधित है। ठीक, इससे जुड़े जो प्रमुख अनुच्छेद हैं 243 से 243 ण तक। ठीक, अगर इसी को इंग्लिश में समझें तो 243 से 243 ओ, कई बार ण और ओ या फिर ZY या फिर ZG इस तरह के जो लिखे रहते हैं उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है। हिंदी में याद किया भूल गए, इंग्लिश में याद किया भूल गए, तो दोनों को ही देख के चलेंगे। महत्वपूर्ण ये वाला भाग है। इससे जुड़े जो अन्य भाग हैं उनको भी एक बार रिवीजन के तौर पर देख ले। भाग 9 का जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, अनुच्छेद है इसमें 243 से 243 या 6। ठीक,
यानी 243P से 243ZG तक। ठीक, उसके बाद भाग 9 खा भी जोड़ दिया गया है, सहकारी सोसाइटी यानी सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 या जा से 243 या ना तक, यानी 243ZH से 243ZT। तो जब संविधान में संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद 73वां और 74वां यानी पंचायती राज व्यवस्था और जो नगर पालिका है उनको भी जोड़ा गया। इन्हीं के प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए फिर पेशा अधिनियम को 1996 के अंतर्गत लाया गया, ताकि जो प्रमुख उद्देश्य थे पंचायती राज व्यवस्था को लाने के, उसको ठीक तरीके से लागू किया जा सके। ठीक, तो भाग 9 के बारे में पता चल गया। अब ये किन अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, तो यहाँ पर ही दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्र कौन से, जो संविधान के अनुच्छेद 244(1) से संबंधित हैं। इनको भी देखें। तो संविधान का अनुच्छेद 244 उसका पहला क्लॉज क्या कहता है? भाग 10 के अंतर्गत आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इससे जुड़ा हुआ है। और पहला क्लॉज कहता है 5वीं अनुसूची के उपबंध, यानी इसमें 5वीं अनुसूची से जुड़े हुए उपबंध शामिल हैं। और 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके, क्योंकि ये आते हैं 6ठी अनुसूची में। बाकी के जो ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां मौजूद हैं, तो उनसे जुड़े हुए प्रशासन और उसके नियंत्रण के जो अधिकार हैं अनुसूचित जनजातियों को देने से संबंधित है। ठीक, चलिए कौन कौन से राज्य आते हैं जहां पर ये पॉपुलेशन मौजूद है, जनजातियों की आबादी मौजूद है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। 10 प्रमुख राज्य ऐसे हैं जो इससे संबंधित है। इनके ही कुछ जिलों में, ऐसे जिले जहां पर जनजातियों की आबादी पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर पेशा अधिनियम को लागू किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं अभी इस समय गुजरात राज्य से जुड़े मुद्दों के बारे में। चलिए, अब इस अधिनियम को लाने का क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य आदिवासी समुदायों की जो परंपराएं हैं और उनके जो रीति रिवाज हैं उनको हम सुरक्षित कर सकें, उनकी रक्षण कर सकें, क्योंकि संविधान में ऐसी बातें कही भी गई हैं। ठीक, अन्य जो प्रमुख अनुच्छेद हैं। आगे जनजातियों की जो आवश्यकता है उसके मुताबिक पंचायतों को उपयुक्त स्तरों पर मजबूत बनाना। पंचायती राज व्यवस्था क्योंकि राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य के पास ये अधिकार है कि वह इस तरह की संस्थाओं को सुनिश्चित करें, इनका मॉडल डिसाइड करें। ठीक, तो जनजातियों की जो जरूरतें हैं वो ऊपर से ना आकर के ये खुद तय करें, यही पंचायती राज का उद्देश्य भी था। ठीक, इसके अलावा जो उच्च स्तर पर पंचायतें हैं उनको ग्राम सभा के निचले स्तर की जो शक्तियां हैं और अधिकार हैं उनको ग्रहण करने से रोकना, यानी कि ऐसा ना हो कि निचले स्तर पर ग्राम सभा के पास कोई शक्ति ही ना रह जाए, वे कोई डिसीजन लेने के लिए एक तरीके से कैपेबल ही ना रहें, तो इसको भी देखना है। तो जैसे प्रावधानों की अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के जरिए स्वशासन सुनिश्चित करना, कि वे ही अपने शासन के लिए जिम्मेदार होंगे, वे ही नीतियां तय करेंगे, वे ही वहां पर जो खर्च होना है, खर्च कहाँ होना है, उन मुद्दों को देखेंगे। ठीक, यानी कि आदिवासी समुदायों के अधिकार। दूसरा, ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार। ठीक, कौन कौन सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्हें शुरू करने हैं। सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अधिकार, कि वे तय करेंगे। ठीक, इसी तरह कुछ पॉलिसीज जो बनाई गई हैं, तो जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं वो भी उनके बीच से ही आएंगे और लागू करने वाले भी उनके बीच से आएंगे। इसके अलावा लघु यानी कि जो गैर लकड़ी है, तो लघु वन संसाधनों, लघु जल निकायों और लघु खनिजों पर नियंत्रण भी इनका होगा। इससे जुड़े जो कुछ नियम है वो मॉडल पेशा नियम के आधार पर केंद्र सरकार ने लागू किए थे। अभी लगभग 6 राज्यों ने इन नियमों को लागू कर दिया है। ठीक, गुजरात में क्या क्या इस वक्त स्थिति है इसको जाने। जनवरी 2017 में राज्य का जो पेशा अधिनियम है उसको अधिसूचित कर दिया था। ठीक, यहाँ पर 14 जिलों के 53 आदिवासी तालुकों में 2584 ग्राम पंचायत हैं, जिसके तहत 4503 ग्राम सभाएं मौजूद है जहां पर ये लागू है इस वक्त। ठीक, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले अपनी एक रैली में ये बात कही थी कि राज्य के अंतर्गत जो पेशा अधिनियम है वो ठीक तरह से लागू है, लगभग सभी क्षेत्रों में इसका जो प्रावधान है ठीक तरह से अधिकार भी देता है। तो समस्या कहाँ पर है फिर?
विवाद के मुद्दे जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि अभी जो बातें अरविंद केजरीवाल जी ने कही हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी वजहों को शामिल किया गया है। जैसे कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि यह जो अधिनियम है अक्षरशः लागू नहीं है, जिस तरह के प्रावधान उसमें कहे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें विसंगति देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? देखिए, नवंबर 2020 का एक मामला लें तो आदिवासी जिले जो नर्मदा जिला है जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई थी, ठीक, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी, जिसे SOUAD TGA के नाम से जानते हैं, इस अथॉरिटी को अधिसूचित किया गया था, ठीक। तो उस क्षेत्र के आसपास जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं या फिर उस एरिया से संबंधित जो भी रूल्स हैं, इस अथॉरिटी को उस क्षेत्र से जुड़े जो रूल्स हैं वो फैसले लेने का एक तरह से अधिकार दिया गया और जो पंचायत है वहां की उसके फैसलों को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो ये अपने आप में एक विसंगति दिखाई देती है। दूसरा, जिला प्रशासन द्वारा 121 नर्मदा गांवों के वन क्षेत्रों को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक, इसका आदेश दे दिया इन्होंने। जिला राजस्व विभाग ने भी एक और कोशिश की, उन्होंने इन गांवों में राज्य सरकार को भूमि के दूसरे मालिक के रूप में शामिल करने की एक तरह से प्रयास किए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध जब देखने को मिला, यहाँ तक कि भाजपा के ही जो एक सांसद थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, तो फिर इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। उसके अलावा जो पार तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना है उसका भी आदिवासियों ने ठीक ठाक विरोध किया है और इस साल मार्च में इस परियोजना को केंद्र सरकार को रद्द करना पड़ा। तो कई बार ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जहां पर जो लोग वहां पर मौजूद है, जो जनजातियां मौजूद है, उनके अधिकारों को ध्यान में ना रख या फिर जो भी मुद्दे आते हैं उनको उनसे ना एक तरीके से बातचीत के दौरान सॉल्व करने की कोशिश करते हुए ही लागू कर दिया जाता है, एक तरह से उन पर थोप दिया जाता है। तो जिस उद्देश्य के लिए पेशा अधिनियम लाया गया था वह उद्देश्य अपने आप में कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो ये मुद्दे इस वक्त चुनाव के दौरान सामने आए हैं, उठाए गए हैं और अब उन पर आगे जो भी कार्य होगा वो होगा। मतदाताओं की स्थिति क्या है, तभी हमें और स्पष्ट हो सकेगा कि क्यों ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं। पहला, जो टोटल पॉपुलेशन है वहां पर 57.4% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है और 42.6% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ठीक। 6.74% इनमें से जो है शेड्यूल कास्ट है SC और 14.75% शेड्यूल ट्राइब्स है यानी ST। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये डेटा लिया गया है। अब इनमें से चूंकि 14.75% ST है, 11 यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं जिनमें सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक। तो यहाँ पर कुल जनजाति आबादी का लगभग 48% ये है। और ऐसा नहीं केवल गुजरात में, अलग अलग स्तर पर, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अगर आप वहां पर देखेंगे तो भील जो ट्राइब है उसकी आबादी लगभग सभी क्षेत्रों में ज्यादा है। तो इस पूरे मामले में जो निष्कर्ष है वो महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्ष को हम दो भागों में देखेंगे। पहला तो चुनावी मुद्दा और दूसरा चुनावी मुद्दे के जरिए निकलने वाले वास्तविक मुद्दे। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो जो विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप होते हैं, अगर वे आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर लिए गए हैं तो अपने आप में उनको फिर फेस करना अपने आप में जो पक्ष है या फिर जो सरकार है उसके लिए चुनौती हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पेशा अधिनियम के बारे में दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक मुद्दा क्या है पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर के, और कई बार हमें यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं। तो पेशा अधिनियम का क्रियान्वयन अगर चुनौतीपूर्ण लग रहा है तो वहां पर जो इसका सही क्रियान्वयन हो वो होना चाहिए। हालांकि चुनावी मुद्दे से बहुत ज्यादा हम नहीं जुड़ेंगे, उससे इतर जाकर के कोई भी सरकार आएगी, भले ही वो नई सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार हो, उसको इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनको लागू कराने का प्रयास करना चाहिए। यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई परियोजना विकास के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उस क्षेत्र के लोगों को बातचीत के जरिए उनको समझा करके उससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी कोई भी परियोजना भी लागू हो पाएगी जो सभी के हितों से जुड़ी हुई है और साथ ही इस अधिनियम की या फिर पंचायती राज व्यवस्था की जो भी उद्देश्य इसके रहे हैं वो पूरे हो सकेंगे। बड़े सवाल की तरफ। सवाल है, पेशा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन 1993, 1995, 1996 या फिर 2002। बहुत ही सरल सा सवाल है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। अब बड़े मेंस के सवाल की तरफ। तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम क्या है, इसके उद्देश्यों के साथ इसे लागू किए जाने संबंधी चुनौतियों पर भी
चर्चा कीजिए। उदाहरण के रूप में आप गुजरात वाले मामले का जिक्र कर सकते हैं। ठीक, 250 शब्दों में इस सवाल को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।